नमस्कार, आप देख रहे हैं राजेश के साथ स्वप्न भारत। मैं इस समय ज़मीनी स्तर से जुड़ करके जो प्रदेश में अच्छी राजनीति करने वाले नेता शिवपाल यादव के करीबी राजेश यादव से कुछ चर्चा करेंगे और कुछ बात करेंगे कि देश और प्रदेश में क्या चल रहा है। आइए मैं राजेश यादव से बात करता हूं। भैया, ये जो अभी डिम्पल यादव पे जो टिप्पणी की गई है उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि डिम्पल यादव एक नारी समाज का प्रतीक है और आपको पता होगा कि 2 महायुद्ध हुए। जी जी जी। और वो 2 महायुद्ध एक राम के काल में हुआ और कृष्ण के काल में हुआ, जैसे महाभारत कहते हैं। जी जी। और दोनों की जड़ में कोई न कोई नारी थी जिसका अपमान हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप तो एक संत हैं और संत को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो नारी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने इटावा से जो बयान दिया है वो महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। अगर जैसे जिसने टिप्पणी करी अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो सपा का एक्शन क्या होगा आगे का? देखिए, माफ़ी मांगे या न मांगे, अगर नारी का अपमान होता है तो हम लोग मिलकर आपस में मिलेंगे, सब नेताओं को बुलाएंगे और सोचेंगे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर एक्शन, इसके आगे का एक्शन अभी तो लेने का चर्चा हो रही है। जैसे शिवपाल जी ने ये भी कहा है कि अब बर्दाश्त की एक सीमा ख़त्म हो रही है और अभी इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब हम ज़मीन पे उतर के अपना लड़ाई जारी रखेंगे। सही कहा उन्होंने कि जब कोई भी व्यक्ति, सरकार एक तरीके से गार्जियन होती है और गार्जियन से चिल्लाकर अगर कोई बच्चा हक की बात मांगता है और ये हक किसी के लिए नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए है, तो उसको तुरंत इस पर आदेश करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस समय राजेश जी से बात हो रही थी, जो प्रदेश की राजनीति चल रही है, अब कुछ मैं ऐसी अपने प्रदेश से अलग भी मैं लेके चलूँगा, उस पर भी चर्चा करूँगा कि हमारे देश और प्रदेश में क्या क्या हो रहे हैं। भैया, जैसे उत्तराखंड में जैसे देवभूमि है, लोग कहते हैं कि अब वो बैठ जाएगी, उस पर आपका क्या विचार है? जैसे देवभूमि है उत्तराखंड में जो बैठ रही है, धंस रही है, उस पर सरकार बाकायदा अभियान चला रही है, उस पर क्या कहना आपका? पूरा उत्तराखंड एक मंदिर है जी, और भारतीय जनता पार्टी मंदिर को बचाने के लिए कई बार आंदोलन कर चुकी है। जी जी। अब असली मंदिर को बचाने के लिए वो क्या करती है? आज अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी घर घर गए हैं, लेकिन इस धर्म भूमि को बचाने का काम और धर्म भूमि पर रहने वाले लोगों को बचाने का दायित्व पूरी तरीके से, जैसे जोशीमठ एक पहाड़ का ग्लेशियर पे बसा है, वो भैया उस पर क्या कहना है? जैसे ग्लेशियर पे बहाव पे बसा है तो वो किस हिसाब से, कैसे ये हो रहा है ये आपदा? जोशीमठ में गया हूँ जी जी। तो उसकी स्थिति है वो मई जून में भी बड़ी भयावह होती है। जी जी। और जोशीमठ के जो दाहिनी तरफ का है वो पूरा शिखर हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। जैसे भैया वहाँ के जो निवासी हैं, जो जन्मों से रहते चले आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा 1.5 लाख रुपए में हम कैसे दूसरा घर, अपना घर छोड़ के बसा लेंगे? इस पे क्या कहना है सरकार से आप? 1.5 लाख से तो कुछ होता ही नहीं है, वो स्पेशली पहाड़ पे। अभी यहाँ के मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख अंतरिम भत्ता है, हम आगे इसके ऊपर करेंगे। मैं देखूँगा कि वो कितना सहयोग करते हैं और जो टूटे हुए मकानों को बनवाने में उनकी योग्यता कितनी रूप से आती है। कहीं ना कहीं भैया का कहना है कि ये देवभूमि थी, देवभूमि में काफ़ी लोग जाकर के उस पहाड़ी के ग्लेशियर पे बस गए जाकर के, इसलिए कहीं ना कहीं वो पहाड़ी जो ज़मीन में बैठने लगी है। और अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा। और भैया ये बताइए, अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ठंडक से बचने के लिए क्या उपाय देते हैं? पहले मैं आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर दूंगा कि देवभूमि से ही पूरी भाजपा का सृजन हुआ है। जी जी जी।
शंकर जी भी वहीं पर हैं और हर देवता वहीं पर है। हिमालय पर वासी हर व्यक्ति देवता तुल्य है, तो इसलिए हिमालय को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने चाइना का हाल देख लिया जो कि हिमालय के दूसरी तरफ है, और वहाँ क्या हालात हैं इस समय, ये आप इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार हिमालय के इस पार बसे भारतवर्ष को पूरी तरीके से सुरक्षित करे और देवतुल्य जो हमारी ये भूमि है इसको पूरी तरीके से देवतुल्य बनाए। जिसे प्रदेश वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को इस कड़ाके की ठंड में बचने के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से एक ही अनुरोध करता हूँ, जो आपके पास हो सबसे पहले उसका सदुपयोग करें। दूसरी तरफ मैं सरकार से भी कहूँगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि गांव-गांव और घर-घर अलाव जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कराएं, और ये कराया भी है पहली सरकारों ने। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मोदी जी भी इस पे खरे उतरेंगे। कहीं ना कहीं भैया ये देखा जा रहा है, क्योंकि जब टीम निकलती है तो कई चौराहों पे देखते हैं लोग ठुठरते हुए मिलते हैं, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। उस पर क्या कहना है प्रदेश की सरकार से? आपको बताएं, घपला तो हर जगह है। 40 कुंटल लकड़ी की जगह 10 कुंटल लकड़ी जब ली जाएगी तो ये अव्यवस्था एक तरीके से आपके सामने आएगी। मैं अनुरोध करता हूँ पुनः अपने मुख्यमंत्री जी से कि जो ये घोटाला है, लकड़ी घोटाला, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और गरीब तक उसकी आंच को आने दें, क्योंकि उसकी आंच आपको बहुत आशीर्वाद देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे नमस्कार, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ स्वप्न भारत। मैं इस समय ज़मीनी स्तर से जुड़ करके जो प्रदेश में अच्छी राजनीति करने वाले नेता शिवपाल यादव के करीबी राजेश यादव से कुछ चर्चा करेंगे और कुछ बात करेंगे कि देश और प्रदेश में क्या चल रहा है। आइए मैं राजेश यादव से बात करता हूँ। भैया, ये जो अभी डिम्पल यादव पे जो टिप्पणी की गई है उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि डिम्पल यादव एक नारी समाज का प्रतीक है, और आपको पता होगा कि 2 महायुद्ध हुए। जी जी जी। और वो 2 महायुद्ध एक राम के काल में हुआ और एक कृष्ण के काल में हुआ, जिसे महाभारत कहते हैं। जी जी। और दोनों की जड़ में कोई न कोई नारी थी जिसका अपमान हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप तो एक संत हैं, और संत को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो नारी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने इटावा से जो बयान दिया है वो महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। अगर जैसे जिसने टिप्पणी करी अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो सपा का एक्शन क्या होगा आगे का? देखिए, माफ़ी मांगे या न मांगे, अगर नारी का अपमान होता है तो हम लोग मिलकर आपस में मिलेंगे, सब नेताओं को बुलाएंगे और सोचेंगे कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर एक्शन, इसके आगे का एक्शन अभी तो लेने का चर्चा हो रही है। जैसे शिवपाल जी ने ये भी कहा है कि अब बर्दाश्त की एक सीमा ख़त्म हो रही है, और अभी इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अब हम ज़मीन पे उतर के अपना लड़ाई जारी रखेंगे। सही कहा उन्होंने कि जब कोई भी व्यक्ति, सरकार एक तरीके से गार्जियन होती है, और गार्जियन से चिल्लाकर अगर कोई बच्चा हक की बात मांगता है, और ये हक किसी के लिए नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए है, तो उसको तुरंत इस पर आदेश करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस समय राजेश जी से बात हो रही थी, जो प्रदेश की राजनीति चल रही है। अब कुछ मैं ऐसी अपने प्रदेश से अलग भी मैं लेके चलूँगा, उस पर भी चर्चा करूँगा कि हमारे देश और प्रदेश में क्या क्या हो रहे हैं। भैया, जैसे उत्तराखंड में जैसे देवभूमि है, लोग कहते हैं कि अब वो बैठ जाएगी, उस पर आपका क्या विचार है? जैसे देवभूमि है उत्तराखंड में जो बैठ रही है, धंस रही है, उस पर सरकार बाकायदा अभियान चला रही है, उस पर क्या कहना है आपका? पूरा उत्तराखंड एक मंदिर है। जी।
और भारतीय जनता पार्टी मंदिर को बचाने के लिए कई बार आंदोलन कर चुकी है। जी जी। अब असली मंदिर को बचाने के लिए वो क्या करती है, आज अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी घर घर गए हैं, लेकिन इस धर्म भूमि को बचाने का काम और धर्म भूमि पर रहने वाले लोगों को बचाने का दायित्व पूरी तरीके से